नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं कि भारत जैसा विशाल और विविधताओं से भरा देश आखिर खुद को एकजुट रखता कैसे है। देखिए, किसी भी बड़े देश के लिए ना सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि अपनी अनेकता में एकता को कैसे बनाए रखा जाए। सोचिए, जहां इतनी अलग-अलग भाषाएं हों, अलग-अलग संस्कृतियां और क्षेत्र हों, इन सबको एक साथ लेकर चलना ये आसान तो नहीं है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना दो देशों के उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है बेल्जियम। बेल्जियम ने क्या किया? उसने समझदारी दिखाई और केंद्र की शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों के साथ बांट दिया। नतीजा, देश में शांति बनी रही। अब दूसरी तरफ देखिए श्रीलंका को। वहां सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में रखी गईं और इसका नतीजा क्या हुआ? गृहयुद्ध। तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसी शासन व्यवस्था हो सकती है जो इस डाइवर्सिटी यानी विविधता को एक कमजोरी नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी ताकत बना दे? हाँ, इसका जवाब एक खास तरह की व्यवस्था में ही छिपा है। और वो व्यवस्था है संघवाद। जी हाँ, फेडरलिज्म। ये एक ऐसा कमाल का आइडिया है जो विविधता को संभालने और एकता बनाए रखने की इस बड़ी समस्या का एक बहुत ही ठोस समाधान पेश करता है। तो आखिर ये संघवाद है क्या चीज? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी सरकारी व्यवस्था की जहां पावर किसी एक जगह यानी सेंटर में जमा नहीं होती, बल्कि इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांट दिया जाता है। बस शक्ति का यही बंटवारा, यही संघवाद की असली पहचान है। अब ये जो सिस्टम है, ये एकात्मक यानी यूनिटरी सिस्टम से बिल्कुल अलग है। देखिए, एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य सरकारें केंद्र के अंडर काम करती हैं, उनके अधीन होती हैं। लेकिन संघीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। यहाँ राज्य सरकारों के पास अपनी खुद की स्वतंत्र शक्तियां होती हैं और वो अपने कामों के लिए सीधे केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती। तो सवाल यह है कि ये व्यवस्था काम कैसे करती है। इसके कुछ बेसिक नियम हैं। पहला, इसमें सरकार के कम से कम 2 लेवल तो होंगे ही, एक केंद्र में और दूसरे राज्यों में। दूसरा, संविधान में साफ साफ लिखा होता है कि किसके पास क्या पावर होगी। और तीसरा, एक आज़ाद न्यायपालिका होती है जो एक अंपायर की तरह ये पक्का करती है कि कोई भी अपनी हद पार न करे। हाँ, पर एक बात और है, दुनिया के सारे फेडरेशन या संघ एक ही तरीके से नहीं बने हैं और उनके बनने का तरीका ही ये तय कर देता है कि केंद्र और राज्यों के बीच पावर का बैलेंस कैसा रहेगा। मोटे तौर पर देखें तो इसके 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला कहलाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे कि अमेरिका में हुआ। वहाँ क्या था कि कई आज़ाद राज्य अपनी सुरक्षा और तरक्की के लिए एक साथ आए और एक देश बनाया। दूसरा रास्ता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा देश भारत। यहाँ एक बहुत बड़े देश ने अपनी अंदरूनी विविधता को ठीक से संभालने के लिए अपनी शक्तियों को अलग अलग राज्यों में बांट दिया। और जरा ये आंकड़ा देखिए, ये कितना दिलचस्प है। दुनिया के 193 देशों में से सिर्फ 25 देश ही संघीय हैं, सिर्फ 25। लेकिन इन्हीं 25 देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है। ये क्या बताता है? ये यही साबित करता है कि बड़े और डाइवर्स देशों को चलाने के लिए ये एक बहुत ही सफल मॉडल है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने देश भारत की। सच कहें तो भारत संघवाद के सिद्धांतों की सबसे बड़ी और शायद सबसे जटिल परीक्षा है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, हमारे संविधान में कहीं भी फेडरेशन या संघ शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। इसकी जगह लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ। लेकिन नाम कुछ भी हो, इसका जो पूरा ढांचा है वो फेडरलिज्म के सिद्धांतों पर ही बना है। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि भारत की जबरदस्त विविधता को एक साथ संजोया जा सके। तो भारत में ये शक्तियों का बंटवारा किया कैसे गया है? बहुत ही साफ तरीके से 3 लिस्ट बनाकर। सबसे पहली है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। इसमें वो सारे मामले हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। इसके बाद आती है दूसरी लिस्ट, स्टेट लिस्ट या राज्य सूची। इसमें पुलिस, व्यापार, कृषि जैसे वो विषय हैं जो स्थानीय महत्व के हैं और इन पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। और फिर है तीसरी लिस्ट, जिसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, जंगल जैसे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कभी दोनों के बनाए कानूनों में कोई टकराव हो जाए तो फिर केंद्र सरकार का कानून ही माना जाएगा। तो देखिए,
संविधान में नियम लिख देना एक बात है, लेकिन असल में वो नियम जमीन पर कैसे काम करते हैं ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो अब देखते हैं कि भारत में संघवाद असलियत में, प्रैक्टिस में कैसा रहा है। आज़ादी के फौरन बाद ही संघवाद का पहला और सबसे बड़ा टेस्ट हुआ। ये टेस्ट था राज्यों के पुनर्गठन का। 1947 के बाद भाषा के आधार पर नए नए राज्य बनाए गए। उस वक्त बहुत से लोगों को डर लगा कि कहीं इससे देश टूट न जाए। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। भाषाई विविधता को स्वीकार करने से देश और ज्यादा मजबूत हो गया। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि भारत में कोई एक भाषा मेजॉरिटी में है ही नहीं। हिंदी, जिसे करीब 44% लोग अपनी मातृभाषा मानते हैं, सबसे बड़ी भाषा जरूर है, पर 50% से कम है। शायद इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया, बल्कि हिंदी के अलावा 21 और भाषाओं को, यानी कुल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया। और यहीं पे भारत के नेताओं ने बहुत समझदारी और लचीलापन दिखाया। हिंदी को तो राजभाषा बनाया ही, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी को भी ऑफिशियल कामकाज के लिए जारी रखने का फैसला किया। और इसी एक फैसले ने, इसी समझदारी ने देश को एक बहुत बड़े भाषाई झगड़े से बचा लिया, जैसा हमने श्रीलंका में देखा था। अब ये दो कार्टून देखिए, ये सेंटर स्टेट रिलेशन में आए बदलावों की पूरी कहानी कह देते हैं। एक जमाना था जब राज्य पैसों के लिए और मदद के लिए पूरी तरह केंद्र पर निर्भर रहते थे, जैसा पहले कार्टून में दिख रहा है। लेकिन फिर एक दौर आया, जैसा दूसरे कार्टून में है, जब केंद्र में गठबंधन सरकारों के नेता अपने क्षेत्रीय पार्टनर्स को खुश रखने के लिए, कह सकते हैं कि जद्दोजहद करते नजर आए। और ये बदलाव खासकर 1990 के बाद बहुत साफ दिखने लगा। जब केंद्र में किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिलनी बंद हो गई, तो रीजनल पार्टियों का महत्व अचानक से बढ़ गया, और इसी से सत्ता के बंटवारे का, पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर शुरू हुआ। इस कल्चर ने असल में संघवाद को जमीनी स्तर पर और ज्यादा मजबूत कर दिया। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। क्या सत्ता को साझा करना, अलग अलग आवाजों को ध्यान से सुनना और उन्हें सम्मान देना ही किसी भी विविधता से भरे राष्ट्र को मजबूत और एकजुट बनाने की असली कुंजी है?